अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम चैप्टर नंबर 23 डिस्कस कर रहे हैं, एनवायरनमेंटल केमिस्ट्री का चैप्टर। और जिस तरह लास्ट टाइम आपसे डिस्कस हुआ था कि यह एक्चुअली तो एनवायरनमेंटल केमिस्ट्री इज अ लिटिल बिट डिटेल्ड केमिस्ट्री, लेकिन यहाँ इस चैप्टर में हम इतनी चूंकि ज़्यादा सारी चीज़ें डिटेल में नहीं डिस्कस कर सकते, तो यहाँ इस चैप्टर में हमारा जो फोकस है बेसिकली वो ज़्यादातर है एनवायरनमेंटल पोल्यूशन के ऊपर। द टॉक्सिक केमिकल्स जो हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं, उनके सोर्सेज क्या हैं, उनके रिएक्शंस क्या हैं, उनके एडवर्स इफेक्ट्स क्या है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस करनी होती हैं, इस चैप्टर में ज्यादातर डिस्कस करनी है। लास्ट टाइम उसमें हमने इनिशियली डिस्कस की, उसमें से हम पहले एटमॉस्फेयर, वन ऑफ द पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट, एटमॉस्फेयर, उसको हम डिस्कस कर रहे थे। और उसमें हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया कि डिफरेंट ह्यूमन एक्टिविटीज ऐसी हैं, कुछ नेचुरल प्रोसेसेस भी ऐसे हैं जिनसे बहुत सारे हार्मफुल या टॉक्सिक केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं और वो एटमॉस्फेयर में मिक्स अप हो जाते हैं, और उनके फिर डिफरेंट हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर, जिससे एयर जो है, एटमॉस्फेयर जो है, जब वो कंटेमिनेट हो जाता है विद दीज टॉक्सिक केमिकल्स, तो उस सिचुएशन को हम कहते हैं एयर पोल्यूशन, कहते हैं कि एयर पोल्यूटेड हो गई है, एयर पोल्यूशन कॉज होगी। अब जब वो एयर पोल्यूशन हो जाती है तो फिर उस एयर पोल्यूशन के बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट एयर पोल्यूशन फिर डिफरेंट सिचुएशंस डेवलप होती हैं जिनके हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं, जिनमें से एक हम लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके, स्मॉग फॉर्मेशन। स्मॉग फॉर्मेशन, उसकी कंडीशंस भी हमने पढ़ी थी, और वन ऑफ द बेसिक कंडीशंस उसमें लाइक बाकी भी हमने पढ़ा कि सनलाइट होनी चाहिए, टेम्परेचर 18 से हायर होना चाहिए, लेकिन इन सब के साथ साथ एयर के अंदर हायर कंसंट्रेशन ऑफ द पोल्यूटेंट्स होंगी तो वो स्मॉग फॉर्मेशन होगी। तो इसका मतलब स्मॉग फॉर्मेशन भी एज अ रिजल्ट ऑफ एयर पोल्यूशन होती है। जब एयर में पोल्यूटेंट्स आ जाते हैं तो फिर एयर पोल्यूशन के नतीजे में वो स्मॉग फॉर्मेशन होती है। एक इफेक्ट उसका हम पढ़ चुके। दूसरा इफेक्ट जो एयर पोल्यूशन का होता है वो एसिड रेन होती है। जब एयर पोल्यूशन हो जाती है तो उससे स्मॉग भी फॉर्म होता है, और उस स्मॉग के क्या इफेक्ट्स हैं वो भी कुछ हमने लास्ट टाइम पढ़ लिए। अब एयर पोल्यूशन की वजह से जो दूसरा इफेक्ट एनवायरनमेंट में होता है वो एसिड रेन होती है। अब एसिड रेन क्या है? एक तो पहली बात आप ये याद रखें कि जो नेचुरल रेन वाटर होता है वो पहले से भी स्लाइटली एसिडिक होता है। पीएच ऑफ द नेचुरल रेन वाटर, नॉर्मल ऑर्डिनरी, एसिड रेन नहीं, नॉर्मल रेन वाटर जो होता है वो 6.5 उसकी पीएच वैसे ही होती, 5.6, सॉरी मैंने 6.5 लिखा, 5.6 तक के अराउंड उसकी पीएच नॉर्मली वैसे ही होती है। और 7 से लेस होती है, इसका मतलब वो एसिडिक होता है, स्लाइटली एसिडिक, वो वैसे ही होता है रेन वाटर, नॉर्मल रेन वाटर, नॉट दी एसिड। अब ये एसिडिक क्यों होता है? इसलिए कि नेचुरल एनवायरनमेंट में, अनपोल्यूटेड एयर में कार्बन डाइऑक्साइड की एक स्मॉल कंसेंट्रेशन तो होती है, 0.035%, ये कार्बन डाइऑक्साइड की वैसे उसकी परसेंटेज होती है जो नेचुरल अनपोल्यूटेड एयर में होती है। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, दिस इज स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर एज वेल। तो जब ये रेनफॉल होती है तो ये नेचुरल जो अनपोल्यूटेड एयर में कार्बन डाइऑक्साइड है, ये वाटर में डिसॉल्व हो के कार्बोनिक एसिड फॉर्म करती है, जो कि एक वीक एसिड है। और उस कार्बोनिक एसिड के फॉर्म होने की वजह से उस नेचुरल अनपोल्यूटेड एयर में भी जो रेन होती है, नॉर्मल जो रेन वाटर होता है, उसकी पीएच 5.6 लेस देन 7 होती है, और वो स्लाइटली एसिडिक तो नेचुरली होता ही है। ये एसिड रेन की बात नहीं कर रहा मैं, ये नॉर्मल रेन वाटर की बात हो रही है। अनपोल्यूटेड एयर में जो रेन होती है, जो एसिड रेन नहीं है, वो भी एसिडिक होती है और उसका पीएच 5.6 उसकी होती है। लेकिन ये वीकली एसिडिक है, पीएच बहुत लो नहीं है, और ये रेन वाटर जो होता है नेचुरल, ये इतना ज्यादा टॉक्सिक नहीं है, इसके इतने ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट्स नहीं होते। बट एज अ रिजल्ट ऑफ सर्टेन ह्यूमन एक्टिविटीज, एयर के अंदर बहुत सारी दूसरी पोल्यूटेंट टॉक्सिक गैसेस जब प्रोड्यूस हो जाती हैं, और जब एयर पोल्यूटेड हो जाती है तो उसके बाद जब रेनफॉल होती है तो वो पोल्यूटेंट टॉक्सिक गैसेस उस रेन वाटर में डिसॉल्व होके ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड्स प्रोड्यूस कर देती है। और उन ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड्स के प्रोड्यूस हो जाने की वजह से उस रेन वाटर की पीएच अब इस 5.6 से भी बिलो फॉल कर जाती है, फर्दर डिक्रीज हो जाती है,
और पीएच जब डिक्रीज होती है तो इसका मतलब वो रेन वाटर अब ज्यादा स्ट्रांगली एसिडिक हो जाता है, तो फिर उसको हम क्या कहते हैं, एसिड रेन कहते हैं। तो इट मींस हम कह सकते हैं द रेन वाटर विच हैज अ पीएच लेस देन 5.6। क्योंकि नेचुरल अनपोल्यूटेड एयर में जो नॉर्मल रेन वाटर होता है स्लाइटली तो वो भी एसिडिक होता है और उसकी पीएच भी 5.6 तक तो होती ही है। लेकिन मैंने आपको बताया कि डिफरेंट ह्यूमन एक्टिविटीज से जब दूसरी बहुत सारी गैसेस, टॉक्सिक गैसेस प्रोड्यूस होके एटमॉस्फेयर में मिक्सअप हो जाती हैं, तो फिर जब एयर पोल्यूटेड होती है, उस पोल्यूटेड एयर में जब रेनफॉल होती है तो वो सारी गैसेस उस रेन वाटर में डिसॉल्व होके कुछ स्ट्रॉन्गर एसिड्स फॉर्म कर देती हैं और उन स्ट्रॉन्गर एसिड्स के फॉर्म होने की वजह से उस रेन वाटर की पीएच 5.6 से भी फर्दर बिलो फॉल कर जाती है, वो ज्यादा स्ट्रांगली एसिडिफाई हो जाती है और फिर उसको हम एसिड रेन कहते हैं। अब उसमें कौन कौन सी गैसेस हैं और वो कैसे प्रोड्यूस होती हैं? तो एक तो ये मैंने आपको बताया कि नेचुरल रेन वाटर के अंदर, नेचुरल अनपोल्यूटेड एयर के अंदर नेचुरली कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है, जो वाटर में, रेन वाटर में डिसॉल्व होकर उसको स्लाइटली एसिडिफाई करती है। लेकिन उस नेचुरल अनपोल्यूटेड एयर में मैंने आपको क्या बताया, इस कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज कितनी होती है, 0.035%। 0.035%, तो बहुत कम होती है उसकी परसेंटेज। इसलिए जो कार्बोनिक एसिड रेन वाटर में नेचुरली अनपोल्यूटेड एयर में बनता है उसकी कंसेंट्रेशन बहुत लो होती है। बट एज अ रिजल्ट ऑफ सर्टेन ह्यूमन एक्टिविटीज, जिनमें हम बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के फॉसिल फ्यूल्स बर्न करते हैं, वो हम कहाँ पे करते हैं, घरों में हम फ्यूल बर्न कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन में हम फ्यूल बर्न कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज में हम फ्यूल बर्न कर रहे हैं। उन सारे फ्यूल्स के बर्न करने से एक लार्जर क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होकर एटमॉस्फेयर में मिक्सअप हो जाती है। एज अ रिजल्ट एयर के अंदर उस कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज इंक्रीज हो जाती है। सेकेंडली, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो एयर से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन प्रोसेस। लेकिन जब हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको पता है कि फॉरेस्ट का एरिया जो है वो रिड्यूस हो रहा है, तो उस डिफॉरेस्टेशन की वजह से जब ग्रीन प्लांट्स कम हो जाएंगे तो एयर में से कार्बन डाइऑक्साइड की एब्जॉर्प्शन भी कम हो जाएगी एंड एज अ रिजल्ट एयर के अंदर फिर कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज इंक्रीज हो जाएगी फ्रॉम दैट 0.035%। जब कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज इन एयर इंक्रीज होगी तो एज अ रिजल्ट जब रेनफॉल होगी तो वो एक्सेसिव लार्जर कंसेंट्रेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में डिसॉल्व होके लार्जर कंसेंट्रेशन ऑफ द कार्बोनिक एसिड प्रोड्यूस करेंगे। इससे उसकी पीएच तो ज्यादा फर्दर फॉल नहीं होगी, लेकिन उस रेन वाटर के अंदर कार्बोनिक एसिड की कंसेंट्रेशन जरूर इंक्रीज हो जाएगी। इसके अलावा लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा फोटोकेमिकल स्मॉग के डिफरेंट पोल्यूटेंट्स और उनके सोर्सेज हम पढ़ रहे थे, उसमें हमने पढ़ा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वन ऑफ द गैसेस, उसके बहुत सारे सोर्सेज हैं। जब आप कोल बर्न करते हो, फॉसिल फ्यूल्स बर्न करते हो, तो उनसे वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। बैक्टीरियल एक्शन जो है वो जब डेड ऑर्गेनिक मैटर की डीकम्पोजिशन करता है तो उससे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होकर एटमॉस्फेयर पे मिक्सअप हो जाती है। फिर जब लाइटनिंग होती है तो एयर के नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस रिएक्ट करके फर्स्टली नाइट्रिक ऑक्साइड NO फॉर्म करते हैं और फिर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट वो NO एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके NO2 फॉर्म कर देता है। तो इस तरह से डिफरेंट सोर्सेज से, डिफरेंट ह्यूमन एक्टिविटीज से बहुत सारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस भी प्रोड्यूस होती है और वो भी एटमॉस्फेयर में मिक्सअप हो जाती है, एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन कॉज करती है। अब जब ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस एयर में प्रेजेंट होती है और उसके बाद जब रेनफॉल होगी तो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस उस रेन वाटर में डिसॉल्व होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और रेन वाटर और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ये उस रेन वाटर के अंदर नाइट्रिक एसिड HNO3 फॉर्म कर देती है। एंड दिस नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड और रेन वाटर के अंदर जब ये स्ट्रॉन्ग नाइट्रिक एसिड बन जाएगा तो इसके बनने की वजह से उस रेन वाटर की पीएच जो पहले 5.6 होती है अब 5.6 से भी काफी ज्यादा नीचे फॉल कर जाएगी और वो रेन वाटर ज्यादा स्ट्रांगली एसिडिफाई हो जाएगा। अब हम उसको एसिड रेन कहेंगे। सिमिलरली लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि एयर में कुछ सल्फर के ऑक्साइड्स भी प्रोड्यूस हो जाते हैं, पर्टिकुलरली सल्फर डाइऑक्साइड। वो कैसे प्रोड्यूस होता है?
जहां कहीं भी हम कोल बर्न करते हैं, पर्टिकुलरली सारे फॉसिल फ्यूल से कुछ ना कुछ सल्फर के ऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं, बट पर्टिकुलरली सल्फर डाइऑक्साइड बनता है जब हम कोल बर्न करते हैं कहीं पे, तो उससे सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होकर एयर में आ जाती है। वॉल्केनिक इरप्शंस जब होती है तो उनमें से सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, एटमॉस्फेयर में आ जाती है, और वो सल्फर डाइऑक्साइड एयर में इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है। और फिर जब रेनफॉल होती है तो ये सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस उस रेन वाटर में डिसॉल्व होकर सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म करती है, H2SO4, विच इज अनदर स्ट्रॉन्ग एसिड। एक स्ट्रॉन्ग एसिड पहले बन गया नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के रेन वाटर में डिसॉल्व होने से नाइट्रिक एसिड, और अब सल्फर ट्राइऑक्साइड के रेन वाटर में डिसॉल्व होने से एक दूसरा स्ट्रॉन्ग एसिड बन गया, सल्फ्यूरिक एसिड। तो दिस इज हाउ एयर के अंदर नेचुरली तो सिर्फ वो वैसे भी एसिडिक होता है रेन वाटर, वो सिर्फ कार्बोनिक एसिड के बनने की वजह से होता है, क्योंकि नेचुरल अनपोल्यूटेड एयर में कार्बन डाइऑक्साइड होता है और वो वाटर में डिसॉल्व होकर कार्बोनिक एसिड फॉर्म करता है, दैट इज अ वीक एसिड। और उसके बनने से उसकी पीएच स्लाइटली डिक्रीज होती है 7 से, और वो 5.6 तक आ जाती है, वो इतना डेंजरस नहीं है। बट डिफरेंट ह्यूमन एक्टिविटीज से जब एयर के अंदर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड टाइप की गैसेस प्रोड्यूस हो जाती हैं, तो फिर जब रेनफॉल होती है तो ये गैसेस उस रेन वाटर में डिसॉल्व होके नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड की तरह के स्ट्रॉन्ग एसिड्स फॉर्म करती हैं, एंड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ दीज स्ट्रॉन्ग एसिड्स अब उस रेन वाटर की पीएच ग्रेटली डिक्रीज हो जाती है, वो स्ट्रांगली एसिडिफाई हो जाता है, और अब हम उसको एसिड रेन कहते हैं। फिर कुछ कंट्रीज में जहां वॉल्केनिक इरप्शंस बहुत ज्यादा होती हैं, तो वहां उन वॉल्केनिक इरप्शंस में HCl गैस भी रिलीज होती है, तो वहां एयर में HCl भी प्रेजेंट होता है। और जब फिर रेनफॉल होती है तो वो HCl भी वाटर में डिसॉल्व होके सॉल्यूशन की फॉर्म में नीचे आता है, वो भी उसकी पीएच को डिक्रीज करता है। ये कुछ जगहों पे होता है जहां वॉल्केनिक इरप्शन ज्यादा होती हैं और टेम्परेरीली होता है, वॉल्केनो इरप्ट किया उसके कुछ अरसे बाद तक वो HCl एयर में प्रेजेंट हो सकता है। बट ये जो तीन रिएक्शंस हैं ये तो हमेशा ही ऑलमोस्ट हो रहे होते हैं, और ये उस रेन वाटर को एसिडिफाई करते हैं और एसिड रेन कॉज करते हैं। तो ये तो हो गया कि ये एयर पोल्यूशन ही है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड, ये पोल्यूटेंट्स हैं, और ये जब एयर में प्रेजेंट होंगे तो इस एयर पोल्यूशन की वजह से फिर क्या होगा, एसिड रेन होगी। अब उस एसिड रेन के फिर आगे इफेक्ट्स क्या है, उसके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब एसिड रेन होगी तो वो जो एसिडिक रेन वाटर होता है कैरिंग दी स्ट्रॉन्ग एसिड्स, वो फ्लो करता हुआ जाके जो वाटर बॉडीज हैं उनमें मिक्सअप हो जाता है, रिवर्स में, लेक्स में, स्प्रिंग्स में, पॉन्ड्स में मिक्सअप हो जाता है, और उस रेन वाटर उस पॉन्ड के उस वाटर को, उस लेक के वाटर को एसिडिफाई कर देता है। और जब उस वो वाटर एसिडिफाई हो जाता है तो फिर उसके अंदर फिश और दूसरे जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, जो प्लांट्स हैं, उनका सर्वाइवल डिफिकल्ट हो जाता है, वो उनके लिए हार्मफुल होते हैं, टॉक्सिक होते हैं। सेकेंडली, ये जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, जब ये उस रेन वाटर में प्रेजेंट होते हैं, एसिड रेन जब होती है, तो बिल्डिंग्स के एक्सटीरियर में हम जो डिफरेंट स्टोन वर्क्स यूज करते हैं, मार्बल जो यूज करते हैं, वो कार्बोनेट्स होते हैं, बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो ये जो स्ट्रॉन्गर एसिड्स इस एसिड रेन में प्रेजेंट होते हैं, ये उस कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके, हम पढ़ चुके हैं एसिड्स कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करते हैं टू प्रोड्यूस साल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो स्ट्रॉन्गर एसिड्स इस एसिड रेन में प्रेजेंट होते हैं, वो जो हम मार्बल या दूसरा स्टोन वर्क बिल्डिंग के एक्सटीरियर में यूज करते हैं, उनके साथ रिएक्ट करके उनको सॉल्युबल साल्ट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, और वो साल्ट फिर उसी वाटर में डिसॉल्व होकर ऊपर से रिमूव होना शुरू होता है, जिससे वो जो स्टोन वर्क है, वो जो मार्बल है, उसका कोरोजन स्टार्ट हो जाता है। देखो नॉर्मली हम जब फ्रेशली लगाते हैं तो उसको तो बड़ा ग्राइंड करके पॉलिश किया होता है मार्बल, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो रफ हो जाता है। वो रफ इसीलिए होता है कि एसिड रेन में जो एसिड्स हैं वो उसके साथ रिएक्ट करके उसको कोरोड कर देते हैं, उसको सॉल्युबल साल्ट्स में डिसॉल्व करते हैं, और वो सॉल्युबल साल्ट्स जो है वो उसके ऊपर से रिमूव होना शुरू हो जाते हैं, उसका कोरोजन स्टार्ट हो जाता है। थर्डली, ये जो एसिड रेन होती है, दिस डिक्रीजेस द यील्ड्स ऑफ द क्रॉप्स। एसिड रेन की वजह से क्रॉप्स की यील्ड, प्रोडक्शन उनकी कम हो जाती है। उसकी डिफरेंट रीजंस हैं। एक तो ये एसिड रेन सॉइल को एसिडिफाई कर देगी, तो वहां प्लांट्स की प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगी। सेकेंडली, ये एसिड रेन सॉइल के अंदर जो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फॉर द प्लांट्स,
ये उनको अपने अंदर डिसॉल्व करके उनको लीच डाउन कर देती है, बहुत नीचे डेप्थ तक ले जाती है जहां तक प्लांट्स की रूट्स प्रॉपरली नहीं पहुंच पाती। तो वो सॉइल से न्यूट्रिएंट्स उनकी रूट से दूर हो जाते हैं और वो प्रॉपर अमाउंट में रूट से वो अपने न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब नहीं कर पाते और उनकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं होती। थर्डली, ये एसिड रेन प्लांट्स के लीव्स को, टिश्यूज को डैमेज भी करती है और उससे वो पत्ते जो है वो आप क्या कहते हो, ड्रायर से हो जाते हैं, ब्राउन हो जाते हैं। और जब वो उनके लीव्स जो हैं वो ड्रायर हो जाएंगे, ब्राउन हो जाएंगे, तो वो प्रॉपरली फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकेंगे। तो इस तरह से क्रॉप्स की जो यील्ड है वो भी डिक्रीज हो जाती है एज अ रिजल्ट ऑफ एसिड रेन। फिर ये जो एसिड रेन होती है ये डिफरेंट सब्सटेंसेस के कलर्स को फेड कर देती है। जो भी कोई एक्सटीरियर में कोई चीज पड़ी है प्लास्टिक की, डिफरेंट ये चेयर्स वगैरह लॉन में पड़ी होती हैं तो उनके ऊपर एसिड रेन पड़ती है, उसके कलर उड़ जाते हैं। कपड़े आपके बाहर पड़े हुए हैं उस पर एसिड रेन फॉल करेगी तो उसके कलर्स फेड हो जाएंगे। ये हमारे गेट वगैरह बाहर लगे होते हैं, उनके ऊपर हमने डिफरेंट पेंट्स किए होते हैं, तो जब एसिड रेन उनके ऊपर फॉल करती है तो ये उन पेंट्स के, उन डाइज के कलर्स को क्या करती है, फेड कर देती है। फिर इसके बाद ये जो एसिड रेन है, दिस इज आल्सो कोरोसिव टू द स्किन ऑफ द एनिमल्स। तो जितने भी एनिमल्स हैं जो बाहर ओपन एयर में, ओपन एनवायरनमेंट में रहते हैं, जब एसिड रेन होती है तो चूंकि ये स्ट्रांगली एसिडिक होती है, इसकी पीएच लो होती है, ये टॉक्सिक होती है और ये उनकी स्किन को डैमेज करती है। उसके अलावा जिस तरह ये एसिड रेन जब होती है तो ये सॉइल में जितने भी मिनरल्स होते हैं, अर्थ क्रस्ट में जो मिनरल्स होते हैं, उनके साथ रिएक्ट करके उनको सॉल्युबल साल्ट्स में कन्वर्ट करती है और वो डिसॉल्व फॉर्म में इसके साथ फ्लो करते हुए हैवी मेटल आयंस जो होते हैं, साल्ट्स जो कि मेटल्स के बनते हैं, तो वो डिसॉल्व होते हैं, आयोनाइज होते हैं और वो हैवी मेटल आयंस इसके साथ मिक्स करते हुए फ्रेश वाटर में, वाटर बॉडीज में जाके मिक्स अप हो जाते हैं। वहां फिर जो एक फिश और दूसरे एक्वेटिक एनिमल्स हैं, वो जब उस वाटर को इनटेक करते हैं तो वो हैवी मेटल्स उनकी बॉडीज में डिपॉजिट हो जाती हैं। उनके अपने लिए वो टॉक्सिक हैं, हार्मफुल हैं ये हैवी मेटल्स, और फिर ह्यूमंस और दूसरे एनिमल्स जब उन फिश को खाते हैं तो वही मेटल्स हमारी बॉडीज में ट्रांसफर हो जाते हैं और ये हैवी मेटल्स जो होते हैं ये हाईली टॉक्सिक होते हैं और डेंजरस होते हैं। इनके हमारी बॉडीज के ऊपर, एनिमल्स की बॉडीज के ऊपर बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं। तो ये एयर पोल्यूशन जब होती है तो उसका फर्स्ट इफेक्ट हमने देखा एज अ रिजल्ट ऑफ एयर पोल्यूशन क्या होता है, स्मॉग फॉर्मेशन होती है, वो लास्ट टाइम हमने पढ़ा। दूसरा इफेक्ट उस एयर पोल्यूशन का क्या होता है, उससे एसिड रेन होती है और ये एसिड रेन के हार्मफुल इफेक्ट्स क्या होते हैं उनको हमने डिस्कस किया। थर्ड जो फिर इस एयर पोल्यूशन का इफेक्ट है वो है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग, ये भी इसी एयर पोल्यूशन की वजह से ही होता है, ये भी उसी का इफेक्ट है, ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्रीन हाउस ओरिजिनली क्या होता है, अब ये जो नर्सरीज होती हैं आपने देखा होगा वहां पे वो जो छोटे छोटे प्लांट्स वो उगा रहे होते हैं उनके ऊपर उन्होंने नॉर्मली एक ग्रीन कलर की एक शीट का एक शेड सा बनाया होता है, या फिर प्लास्टिक शीट का एक उसके ऊपर शेड सा बनाया होता है, उसी को बेसिकली ग्रीन हाउस कहते हैं। अब वो उसको ग्रीन हाउस क्यों कहते हैं और वो क्यों वो शेड सा बनाया जाता है प्लांट्स के ऊपर प्लास्टिक शीट का, या वो जो ग्रीन कलर की एक शीट होती है क्यों बनाया जाता है, प्लांट्स को ज्यादा बेटर प्लांट्स की ग्रोथ के लिए जो एसेंशियल या बेटर सूटेबल कंडीशंस हैं वो टेम्परेट और ह्यूमिड कंडीशंस उनकी ग्रोथ के लिए ज्यादा सूटेबल होती हैं। हायर टेम्परेचर और हायर मॉइस्चर जब होगा तो प्लांट्स की बेटर ग्रोथ होगी। आप अगर देखो तो जो जुलाई अगस्त का हमारे यहाँ जो सीजन होता है उसमें हर तरफ वो सारे ग्रासेस वगैरह और प्लांट्स उगे होते हैं बहुत सारे, और उनकी एक्सेसिव ग्रोथ हो रही होती है, ये झाड़ियाँ शाड़ियाँ और जड़ी बूटियां आसपास हर चीज निकल आती है उस वक्त, क्योंकि उस वक्त एक तो टेम्परेचर हायर होता है और दूसरा एयर में मॉइस्चर हायर होता है। अब वो जो ग्रीन हाउस हम बनाते हैं उसके अंदर वो जो शेड सा बनाते हैं उसके अंदर ये दोनों चीजें, टेम्परेचर भी रिलेटिवली इंक्रीज हो जाता है और उसके अंदर फिर मॉइस्चर भी रिलेटिवली, ह्यूमिडिटी भी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से वहां फिर उसके अंदर प्लांट्स की ग्रोथ बेटर होती है। उसके अंदर टेम्परेचर कैसे इंक्रीज होता है, देखो
कोई भी जो आपकी हॉट बॉडी है जिसका टेम्परेचर हायर है, वो इंफ्रारेड रेडिएशन, हीट की रेडिएशंस इमिट करती है। और जितनी वो बॉडी ज्यादा हॉट होगी, उसका टेम्परेचर जितना हायर होगा, वो उतनी हायर एनर्जी की रेडिएशन इमिट करेगी। हायर एनर्जी की रेडिएशन इमिट करने का मतलब होता है शॉर्टर वेवलेंथ और हायर फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन। और जिसका टेम्परेचर जितना लोअर होगा, रेडिएशन तो वो भी इमिट करेगा, वो बॉडी भी इमिट करेगी, लेकिन अब वो लो एनर्जी की रेडिएशन इमिट करेगी, जिसकी वेवलेंथ लॉन्गर होगी, जिसकी फ्रीक्वेंसी लोअर होगी। अब सन जो है वो एक बहुत हॉट बॉडी है, उसका टेम्परेचर बहुत हायर है, और उससे जो इंफ्रारेड रेडिएशंस निकलती हैं, हीट की रेडिएशंस निकलती हैं, वो बहुत हायर एनर्जी रेडिएशंस होती हैं। और जब वो हायर एनर्जी रेडिएशंस हैं तो उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत हायर है, वेवलेंथ बहुत शॉर्टर है। एज अ रिजल्ट उनकी पेनेट्रेटिंग पावर बहुत ज्यादा होती है, और वो हमारे एटमॉस्फेयर में जितनी भी गैसेस वगैरह हैं उन सब में से पेनेट्रेट करते करते वो हमारी अर्थ के सरफेस तक पहुंच जाती है। वो जो हमने वो शेड सा बनाया होता है, ग्रीन हाउस, वो शीट लगाई होती है, वो उसमें से भी पेनेट्रेट करके अंदर आ जाती हैं, और वो अर्थ सरफेस पे प्लांट्स वगैरह जो कुछ उसके अंदर पड़ा है उस पर आके फॉल करती हैं। अब जब धूप कहीं लगती है, किसी भी चीज पे धूप पड़ती है, तो आप देखते हो उसका टेम्परेचर फिर क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है ना। तो जब वो रेडिएशंस पहुंच जाएंगी उस ग्रीन हाउस के अंदर, और वो प्लांट्स, गमले, जो कुछ नीचे अर्थ सरफेस जो कुछ भी है उस पे आके फॉल करेंगी, तो उन सब का टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब जब उनका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो वो भी वापस क्या करेंगी, एनर्जी की रेडिएशंस रिलीज करेंगी। वो सारे मटेरियल जो उसके अंदर ग्रीन हाउस के अंदर प्रेजेंट है, वो भी एनर्जी की रेडिएशंस इमिट करेंगे, इंफ्रारेड रेडिएशंस इमिट करेंगे। लेकिन इन सारी चीजों का टेम्परेचर उस सन के टेम्परेचर के मुकाबले में तो बहुत लो है। इसलिए ये जो एनर्जी की रेडिएशंस इमिट करेंगे, वो लो एनर्जी रेडिएशंस होंगी। और जब वो लो एनर्जी की रेडिएशंस है तो उनकी फ्रीक्वेंसी लो होगी, उनकी वेवलेंथ लॉन्गर होगी। एज अ रिजल्ट उनकी पेनेट्रेटिंग पावर कम होगी, और वो वापस वो जो शीट हमने लगाई है उसको पेनेट्रेट करके उसमें से बाहर नहीं जा सकती। तो बाहर से सन से आने वाली हीट एनर्जी की रेडिएशंस तो उस शीट में से, उस शेड में से पेनेट्रेट करके अंदर आ गई। बट अंदर जो चीजें पड़ी थी, जब उनका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, उन्होंने जो एनर्जी की रेडिएशंस इमिट की, वो चूंकि लोअर एनर्जी रेडिएशंस थी, उनकी पेनेट्रेटिंग पावर कम थी, तो वो वापस उसमें से बाहर रिलीज नहीं हो सकती। तो बाहर से एनर्जी आती रहती है, बट अंदर से एनर्जी वापस बाहर नहीं जाती। इसलिए उस शेड, उस ग्रीन हाउस के अंदर टेम्परेचर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, और उसमें अंदर प्लांट्स की ग्रोथ बेटर होती है। ये हमारा जो नेचुरल एनवायरनमेंट है, नेचुरल एटमॉस्फेयर है, जो गैसेस की एक थिक लेयर है अराउंड द अर्थ, 1000 किलोमीटर की हाइट तक एटमॉस्फेयर है, गैसेस की लेयर है, वो भी नेचुरली एक ह्यूज ग्रीन हाउस की तरह एक्ट करता है। एटमॉस्फेयर हमारा कैसे, कि सन से आने वाली रेडिएशंस जो एनर्जी की हैं, क्योंकि सन का टेम्परेचर बहुत हायर है, वो बहुत हायर एनर्जी रेडिएशंस होती हैं विद शॉर्टर वेवलेंथ एंड हायर फ्रीक्वेंसी। उनकी पेनेट्रेटिंग पावर बहुत ज्यादा होती है, स्ट्रांगर होती है। वो हमारी एयर में, एटमॉस्फेयर में जितनी भी गैसेस हैं, वो उन सबको पेनेट्रेट करते करते नीचे अर्थ सरफेस तक पहुंच जाती है। अब जब वो अर्थ सरफेस पे आके फॉल करती हैं वो एनर्जी की रेडिएशन, तो अर्थ सरफेस का टेम्परेचर इंक्रीज होता है। जब इसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो ये भी वापस एनर्जी की रेडिएशन रिलीज करता है। लेकिन चूंकि अर्थ सरफेस का टेम्परेचर सन की तरह इतना हायर तो नहीं होता, लो होता है, इसलिए ये रिलेटिवली लोअर एनर्जी की रेडिएशंस इमिट करती हैं। और वो लोअर एनर्जी की जो रेडिएशंस है उनकी फ्रीक्वेंसी लो होती है, लॉन्गर वेवलेंथ होती है, उनकी पेनेट्रेटिंग पावर इतनी हायर नहीं होती, तो वो उस एटमॉस्फेयर को पेनेट्रेट करके वापस एटमॉस्फेयर से बाहर रिलीज नहीं हो पाती। कुछ जिनकी एनर्जी हायर है वो जाती हैं, कुछ नहीं होती। तो यानी बाहर से एनर्जी कुछ आ रही होती है, अंदर से उतनी सारी एनर्जी वापस बाहर रिमूव नहीं होती। यहाँ आके हमारे एटमॉस्फेयर में एनर्जी क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है, ट्रैप हो जाती है, कुछ एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी। और उसी एनर्जी की एब्जॉर्बेंस की वजह से हमारा एटमॉस्फेयर जो एज अ ग्रीन हाउस एक्ट करता है। इसी ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से हमारे एटमॉस्फेयर का, हमारी अर्थ सरफेस का टेम्परेचर एक सर्टेन लेवल तक इंक्रीज हो जाता है, एक सर्टेन हायर लेवल तक मेंटेन रहता है, और इसी वजह से फिर हमारी अर्थ के ऊपर लाइफ एग्जिस्ट करती है। दूसरे बहुत सारे प्लैनेट्स
जिनकी सराउंडिंग्स में कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, वहां ये ग्रीन हाउस इफेक्ट ऑपरेट नहीं करता, वहां इस एनर्जी की एब्जॉर्प्शन नहीं होती, तो वो कोल्ड प्लेनेट्स हैं, उनके ऊपर टेम्परेचर इतना लो होता है कि वहां फिर इसी वजह से लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर पाती। अब ये तो एक नेचुरल फिनोमेना है, हमारे नेचुरल एटमॉस्फेयर की एक सर्टेन फिक्स्ड कंपोजिशन है, उसमें सारी गैसेस की एक सर्टेन फिक्स्ड परसेंटेज है। एज अ रिजल्ट वो एक सर्टेन फिक्स्ड अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर पाती हैं और कुछ एनर्जी वापस बाहर रिलीज कर देती हैं। तो एनर्जी एक सर्टेन रेट पे हमारे एटमॉस्फेयर में आ भी रही है और एक सर्टेन रेट पे हमारे एटमॉस्फेयर से वापस बाहर रिलीज भी हो रही है। कुछ अमाउंट उसकी हमारे एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब हो रही होती है नेचुरली, और एज अ रिजल्ट हमारे एटमॉस्फेयर का, हमारी अर्थ सरफेस का टेम्परेचर एक सर्टेन लेवल पे मेंटेन रहता है। लेकिन इन जो डिफरेंट गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में हैं, उनमें से मेजर गैसेस जो कि हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करती हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर्स हैं, हाइड्रोकार्बन्स हैं लाइक मीथेन। ये मेजर गैसेस हैं जो कि हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करती हैं टू अ ग्रेटर एक्सटेंट। इनको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। नेचुरली इन सारी गैसेस की परसेंटेज एयर में, एटमॉस्फेयर में क्या होती है, कांस्टेंट होती है, और वो एक सर्टेन फिक्स्ड अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी को ही एब्जॉर्ब कर सकती है। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होता है, हमने कहा कि हमने फ्यूल कंबस्शन को तो पता नहीं 1000 टाइम्स बल्कि मिलियन टाइम्स इंक्रीज कर दिया है, और वो विद द पैसेज ऑफ टाइम फ्यूल कंबस्शन इंक्रीज हो रही है। ट्रांसपोर्टेशन में, घरों में, इंडस्ट्रीज में, हर जगह हम इतने ज्यादा एक्सेसिव अमाउंट्स ऑफ फ्यूल्स बर्न कर रहे हैं। एज अ रिजल्ट उन सब से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, और एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज हो रही है। सेकेंडली, एयर में से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कौन करता है, ग्रीन प्लांट्स करते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। विद द पैसेज ऑफ टाइम डिफॉरेस्टेशन भी हम कर रहे हैं, प्लांट्स का नंबर कम हो रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हम पहले से ज्यादा कर रहे हैं। डिफॉरेस्टेशन की वजह से हमने प्लांट्स काट दिए, तो अब वो जो रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है वो पहले से कम हो गया, तो इसलिए एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज ज्यादा होना शुरू हो गई। जब उस कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज ज्यादा होगी तो वो ज्यादा हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगी। एज अ रिजल्ट हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कुछ इंक्रीज होगा। जब हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उससे एवेपोरेशन ज्यादा होगी, तो एयर के अंदर मॉइस्चर भी ज्यादा होगा, वाटर वेपर ज्यादा होंगे, वो भी हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। तो एज अ रिजल्ट, ड्यू टू द सर्टेन ह्यूमन एक्टिविटीज, एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स, फिर ये जो हम फ्यूल्स गाड़ियों के अंदर बर्न करते हैं उनमें से अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन रिलीज होते हैं, उनकी परसेंटेज, दूसरे जो पोल्यूटेंट गैसेस हैं उनकी परसेंटेज, जिसमें डस्ट पार्टिकल्स अब ज्यादा हो जाते हैं, बाकी गैसेस ज्यादा हो जाती हैं, तो इससे हमारी एयर की जो कैपेसिटी है टू एब्जॉर्ब द हीट एनर्जी वो पहले से क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो बाहर से हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करके हमारी अर्थ सरफेस तक पहुंचती है फ्रॉम द सन, वो हमारी अर्थ सरफेस के टेम्परेचर को इंक्रीज करती है। फिर अर्थ सरफेस से जो हीट एनर्जी की रेडिएशंस निकलती हैं, अब वो वापस हमारे एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं जा पाती, क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज इंक्रीज हो गई है, वाटर वेपर्स की परसेंटेज इंक्रीज हो गई है, हाइड्रोकार्बन गैसेस की परसेंटेज इंक्रीज हो गई, दूसरी गैसेस, डस्ट पार्टिकल्स की परसेंटेज इंक्रीज हो गई, और ये सब अब ज्यादा हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसको वापस बाहर आउट ऑफ द एटमॉस्फेयर रिलीज नहीं होने देते। तो बाहर से हीट एनर्जी आ रही है बट वापस यहां से बाहर रिलीज नहीं हो रही। ये ओरिजिनल ये जो प्रोसेस है, ये तो ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो इसी को हम कहते हैं। मैंने वो आपको नर्सरी वाला ग्रीन हाउस बताया। नेचुरली हमारा एनवायरनमेंट यही काम करता है कि बाहर से हीट एनर्जी आती है, लेकिन उस सारी हीट एनर्जी को वापस बाहर ट्रांसफर नहीं होने देता, बल्कि उसमें से कुछ अमाउंट को वो एब्जॉर्ब करता है, और एज अ रिजल्ट हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर एक सर्टेन लेवल तक मेंटेन रहता है। वो तो नेचुरल ग्रीन हाउस था, ग्रीन हाउस इफेक्ट था। बट ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज, जब हमारे एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस की कंसेंट्रेशन परसेंटेज इंक्रीज हो गई, तो उनकी कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब द हीट एनर्जी पहले से क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। अब वो ज्यादा हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं एज कंपेयर टू द प्रीवियस टाइम्स। जब वो ज्यादा हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे तो हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर, हमारी अर्थ सरफेस का टेम्परेचर ग्रेजुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और उसी को हम क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्लोबली ये फिनोमेना ऐसे ही काम कर रहा है, और एज अ रिजल्ट हमारी अर्थ
सरफेस का टेम्परेचर, हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर विद द पैसेज ऑफ टाइम ग्रेजुअली इंक्रीज होता जा रहा है, और इस टेम्परेचर के इंक्रीज होने के प्रोसेस को अब हम क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अब उस ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट्स अब क्या होंगे कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो फिर जो ग्लेशियर्स हैं पोलर रीजन्स में जो प्रेजेंट हैं, वो अब एट अ फास्टर रेट मेल्ट होना स्टार्ट कर देंगे। जब वो ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे, ग्लेशियर्स कम हो जाएंगे, तो एनवायरमेंटल चेंजेस आएंगी, टेम्परेचर चेंजेस आएंगी। फिर जब वो मेल्ट होंगे तो वो वाटर जो बनेगा वो किधर जाएगा, वो ओशंस में जाएगा। जब वो ओशंस में जाएगा तो सी लेवल्स राइज करेंगे। जब सी लेवल्स राइज करेंगे तो फिर क्या होगा, फिर फ्लडिंग होगी और एक्सटेंसिव और एक्सेसिव फ्लडिंग होगी। जो लैंड एरियाज हैं वो अंडर वाटर आ जाएंगे। तो इस तरह से क्लाइमेटिक चेंजेस जो भी हैं, टेम्परेचर चेंजेस, अब्रप्ट टेम्परेचर चेंजेस होना शुरू हो जाती हैं, अनयूजुअल टेम्परेचर चेंजेस होना शुरू हो जाती हैं। क्लाइमेटिक चेंजेस, जिस सीजन में रेनफॉल ज्यादा बारिशें पहले होती थी अब उन सीजन्स में नहीं होती, जिन सीजन में बारिशें नहीं होती थी अब वहां ज्यादा होती हैं। टेम्परेचर ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है, फ्लडिंग ज्यादा हो रही है। ये सारी क्लाइमेटिक चेंजेस जो है ये इसी ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से होती है। तो ये जो है ये थर्ड इफेक्ट था एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन का। फर्स्टली उससे स्मॉग फॉर्मेशन होती है, सेकेंडली उससे एसिड रेन होती है, और थर्डली फिर उससे क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है और ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। अच्छा, एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन में और एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री से रिलेटेड नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, ऑटोमोबाइल पोल्यूटेंट्स एंड कन्वर्टर्स। पोल्यूटेंट्स जो है या एयर पोल्यूशन के जो सोर्सेज हैं उसमें डिफरेंट सोर्सेज हैं, डिफरेंट ह्यूमन एक्टिविटीज हैं, बट फ्यूल कंबस्शन, बस बेसिकली जहां कहीं भी हम फ्यूल्स बर्न करते हैं वहां से बहुत सारे पोल्यूटेंट्स प्रोड्यूस होते हैं, रिलीज होते हैं, और वो एटमॉस्फेयर को कंटेमिनेट करते हैं। चाहे वो हम घरों में कर रहे हैं, चाहे इंडस्ट्रीज में कर रहे हैं, चाहे ट्रांसपोर्टेशन में कर रहे हैं। पर्टिकुलरली ट्रांसपोर्टेशन के अंदर जो फ्यूल कंबस्शन है, दैट इज अ मेजर सोर्स ऑफ द एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन। उसकी रीजन ये है कि ट्रांसपोर्टेशन में जितनी भी ये गाड़ियां हम यूज करते हैं उनके अंदर जो इंजन यूज किए जाते हैं उनको हम इंटरनल कंबस्शन इंजन कहते हैं। अब उनको इंटरनल कंबस्शन इंजन हम इसलिए कहते हैं कि उनमें जो फ्यूल की कंबस्शन की जाती है वो एक इंटरनल क्लोज चेंबर के अंदर की जाती है, और उस क्लोज चेंबर के अंदर जहां हम फ्यूल कंबस्शन करते हैं वहां ऑक्सीजन की परसेंटेज उतनी हायर, उतनी ज्यादा अवेलेबिलिटी उसकी नहीं होती जितनी ओपन एयर में होती। तो वहां ऑक्सीजन सप्लाई रिलेटिवली कम होती है विद इन दैट इंटरनल कंबस्शन इंजन, विद इन दैट क्लोज चेंबर। अब जब वहां पे ऑक्सीजन सप्लाई कम होगी तो फिर फ्यूल की इनकम्प्लीट कंबस्शन होनी शुरू हो जाएगी। ओपन एयर में रिलेटिवली जो भी फ्यूल्स हम यूज करते हैं वो ज्यादा कंप्लीटली बर्न होते हैं, उस क्लोज चेंबर के अंदर इनकम्प्लीट कंबस्शन होती है उन फ्यूल्स की। अब जब उस फ्यूल को हम बर्न करेंगे तो इवन उसकी कंप्लीट कंबस्शन भी हो रही हो तो तब भी उससे कार्बन डाइऑक्साइड तो बनता ही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज इन द एयर इंक्रीज हो जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज इंक्रीज होगी तो ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होगी और उसके इफेक्ट्स होंगे। सेकेंडली, जब हम उस फ्यूल को बर्न करते हैं तो उसके अंदर कुछ नाइट्रोजन कंटेंट तो होता ही है, इसलिए नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स प्रोड्यूस होंगे, और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स प्रोड्यूस होंगे तो वो एनवायरमेंटल एयर पोल्यूशन काज करेंगे। उससे एसिड रेन भी होती है, उसके दूसरे इफेक्ट्स भी होते हैं, लंग्स की डिजीजेज होती हैं, आई इरिटेशन होती है, ये सारी चीजें वो भी कॉज करते हैं। फिर उसके अलावा हमारे सारे फॉसिल फ्यूल्स के अंदर एक सर्टेन प्रोपोर्शन ऑफ द सल्फर कंटेंट भी होता है, इसलिए जब हम उसको बर्न करते हैं तो उससे सल्फर के ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होते हैं, जो एसिड रेन भी कॉज करते हैं, जो दूसरे हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, डिफरेंट डिजीजेस, रेस्पिरेटरी इरिटेशन और आई इरिटेशन टाइप्स के प्रॉब्लम्स वो भी कॉज करते हैं। ये तो अगर उसकी कंप्लीट कंबस्शन हो रही है तो तब भी ये प्रॉब्लम्स तो होने ही है, फ्यूल कंबस्शन से होने ही है। लेकिन इंटरनल कंबस्शन इंजन में, ट्रांसपोर्टेशन में, क्लोज चेंबर में जब ऑक्सीजन सप्लाई रिलेटिवली कम होती है और इनकम्प्लीट कंबस्शन होती है तो इनकम्प्लीट कंबस्शन से साथ कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय कार्बन मोनोऑक्साइड बनना स्टार्ट हो जाती है, और कार्बन मोनोऑक्साइड तो खुद एक पॉइजनस गैस है, टॉक्सिक गैस है, वो एयर पोल्यूशन कॉज करती है। फिर उसके साथ साथ इनकम्प्लीट कंबस्शन जब होती है तो उस इनकम्प्लीट कंबस्शन में अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स भी रिलीज होते हैं। ये जो हमारे फ्यूल्स हैं, वो डीजल है या पेट्रोल है या वो गैस है, सीएनजी गैस जो है, ये सारे हाइड्रोकार्बन्स ही तो हैं,
और जब इनकम्प्लीट कंबशन होती है तो अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन रिलीज होते हैं, कार्बन पार्टिकल्स रिलीज होते हैं, धुआं जो होता है, तो वो सारे क्या करते हैं, वो एयर पोल्यूशन काज करते हैं। तो इस तरह से ये जो ट्रांसपोर्टेशन है ये एयर पोल्यूशन का एक मेजर सोर्स है। इंटरनल कंबशन इंजन जो है वो एक मेजर सोर्स है एयर पोल्यूटेंट्स का, जो कि एयर को पोल्यूट करते हैं। उससे कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स रिलीज होते हैं, कार्बन पार्टिकल्स बनते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बनते हैं, सल्फर के ऑक्साइड्स बनते हैं। ये सारे पोल्यूटेंट्स इन गाड़ियों के जो एग्जॉस्ट फ्यूम्स होते हैं, जो वो सिलेंसर से वो धुआं सा निकल रहा होता है, उसके अंदर ये सारी चीजें प्रेजेंट होते हैं। सो दिस इज हाउ दीज automobiles, this transportation is one of the major sources of the air pollution. अब फिर इसके कंट्रोल मेजर्स क्या क्या है, इसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, हम इसके इफेक्ट को, इस पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। फर्स्ट उसमें हमारे पास होते हैं कुछ केमिकल्स हैं, पेट्रोलियम एडिटिव्स जिनको हम कहते हैं। अगर पेट्रोल में वो ऐड कर दें तो उसके ऐड करने से उस पेट्रोल की ज्यादा कंप्लीट कंबशन हो जाती है, उसकी बर्निंग का प्रोसेस थोड़ा स्लो डाउन होता है और वो ज्यादा कंप्लीटली बर्न होता है, जिससे पोल्यूटेंट्स की प्रोडक्शन कुछ कम हो जाती है। उसमें हमारे पास होते हैं टेट्रा इथाइल लेड, C2H5 इथाइल ग्रुप है तो 4PB, टेट्रा इथाइल लेड एंड टेट्रा मिथाइल लेड। CH3 होल 4PP। ये पेट्रोलियम एडिटिव्स हैं, उस पेट्रोल के अंदर मिक्स कर देते हैं, टैंकी, पेट्रोल की टैंकी में ये केमिकल डाल देते हैं, तो फिर ये उसके बर्निंग के प्रोसेस को एक तो थोड़ा स्लो डाउन कर देता है, और जब थोड़ा स्लोली बर्न करेगा तो ज्यादा कंप्लीटली बर्न करेगा, और उससे क्या होगा कि पोल्यूटेंट्स की प्रोडक्शन थोड़ी कम हो जाएगी। बट इसके एट द सेम टाइम कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स भी हैं। हार्मफुल इफेक्ट्स क्या हैं कि जब ये लेडेड पेट्रोल हम बर्न करते हैं इंजन के अंदर, तो उससे कुछ लेड के वेपर्स रिलीज होते हैं और वो एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं, और वो खुद बड़े टॉक्सिक केमिकल्स हैं, और वो खुद बड़े डेंजरस हैं, उनके बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं प्लांट्स के ऊपर, एनिमल्स के ऊपर। एक बात। दूसरी बात ये कि जब ये लेडेड पेट्रोल हम बर्न करते हैं इंजन के अंदर, तो उससे कुछ लेड ऑक्साइड्स बनते हैं, और वो लेड ऑक्साइड्स इंजन के अंदर ही डिपॉजिट हो जाते हैं, जिससे इंजन की एफिशिएंसी इफेक्ट होती है। तो कुछ पोल्यूटेंट्स को ये कम जरूर करते हैं, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा पोल्यूटेंट्स ये प्रोड्यूस भी कर देते हैं। इसलिए जो ज्यादा बेटर इसका जो सोल्यूशन है, कंट्रोल मेजर है, वो है यूज ऑफ द कैटालिटिक कन्वर्टर। कैटालिटिक कन्वर्टर आजकल की जो नए मॉडल की गाड़ियां आ रही होती हैं, उनमें ऑलमोस्ट सब के अंदर ही ये कैटालिटिक कन्वर्टर जो है ये इंस्टॉल किया होता है, फिक्स्ड होता है। पुरानी गाड़ियों में ये डेफिनेटली नहीं होता था। बाकी दुनिया के मुल्कों में तो बहुत अरसे से आ रहा है। पाकिस्तान में अब जो नए मॉडल्स लॉन्च हो रहे हैं, उनमें गाड़ियों के अंदर एक डिवाइस इंस्टॉल की जाती है जिसको कैटालिटिक कन्वर्टर कहते हैं, और ये कैटालिटिक कन्वर्टर जो है वो उन पोल्यूटेंट्स की अमाउंट को कम करता है जो गाड़ी से रिलीज हो रहे होते हैं, उनके एग्जॉस्ट फ्यूम्स। ये कैटालिटिक कन्वर्टर जो है ये एक डिवाइस है जो इंजन के साथ कनेक्ट की जाती है। वो जो सिलेंसर होता है, जो एग्जॉस्ट पाइप होता है जिसमें से वो सारी गैसेस निकल रही होती हैं, वो जाके आगे इंजन के साथ कनेक्टेड होता है। तो पहले उस इंजन के साथ कैटालिटिक कन्वर्टर कनेक्ट किया जाता है, फिर इस कैटालिटिक कन्वर्टर के साथ वो एग्जॉस्ट पाइप फिर कनेक्ट किया जाता है। तो वो जो इंजन से जो भी गैसेस निकलती है, जो पोल्यूटेंट्स निकलते हैं, पहले वो इस कैटालिटिक कन्वर्टर से पास होते हैं, और इससे होते हुए फिर एग्जॉस्ट पाइप के थ्रू वो एटमॉस्फेयर में जाके रिलीज होते हैं। इसके अंदर प्लाटिनम मेटल यूज होता है एज कैटलिस्ट, जो बड़ा एक्सपेंसिव मेटल है, इसलिए ये कैटालिटिक कन्वर्टर बड़े महंगे भी होते हैं, और इसीलिए हमारे यहाँ अब जाके कुछ गाड़ियों में ये आने शुरू हुए। प्लाटिनम मेटल होता है। अब वो जो इंजन से डिफरेंट गैसेस, डिफरेंट पोल्यूटेंट्स रिलीज होते हैं, जब वो इस कैटालिटिक कन्वर्टर में से गुजरते हैं, तो उस प्लाटिनम की प्रेजेंस में वहां पे उनको दोबारा बर्न किया जाता है। जो इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से पोल्यूटेंट्स प्रोड्यूस हुए और इंजन से रिलीज हुए, जब वो उस कैटालिटिक कन्वर्टर से पास होते हैं, तो वहां उनको दोबारा बर्न किया जाता है कंप्लीटली, ताकि उनसे जो उनके टॉक्सिक इफेक्ट्स है उनको क्या किया जा सके, कम किया जा सके। फॉर एग्जांपल,
एक जो इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल की वजह से इंजन से मैंने आपको बताया था अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन रिलीज हो रहे होते, फॉर एग्जांपल C8H18 जो ऑक्टेन है, जो मोस्ट अबंडेंट उस पेट्रोल में एक हाइड्रोकार्बन होता है, ये उसमें होगा। तो जब ये इंजन से एग्जॉस्ट फ्यूम में रिलीज हो रहा है, तो जब ये पास होगा थ्रू द कैटालिटिक कन्वर्टर, तो उस प्लैटिनम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में इसको दोबारा बर्न किया जाएगा और ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में। तो इस तरह से इसको बैलेंस अगर करना है तो ये 2 मोल से हो रहा है, 25 से हो रहा है, फिर ये 16 हो जाएगा और ये 18 हो जाएगा, ऐसे ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। तो ये अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स जो हैं ये बहुत ज्यादा टॉक्सिक होते हैं, ये एयर पोल्यूशन काज करते हैं। तो इनको एज इट इज एयर में रिलीज करने की बजाय कैटालिटिक कन्वर्टर में इनको दोबारा बर्न किया जाता है विद ऑक्सीजन और उनको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट किया जाता है। तो वाटर तो वैसे ही टॉक्सिक नहीं है और कार्बन डाइऑक्साइड भी टॉक्सिक नहीं है, वो आप ग्लोबल वार्मिंग दोनों कर सकते हैं लेकिन उनके कोई हार्मफुल टॉक्सिक इफेक्ट्स नहीं होते, तो वो टॉक्सिक इफेक्ट्स इसके क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। सिमिलरली इंजन में जब उसकी फ्यूल की इनकम्प्लीट कंबस्शन होती है तो उससे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो रही होती है, जो एज इट इज एयर में रिलीज होती है, तो वो टॉक्सिक होती है, पॉइजनस होती है। लेकिन अगर गाड़ी में कैटालिटिक कन्वर्टर लगा हो तो जब वो कार्बन मोनोऑक्साइड उस कैटालिटिक कन्वर्टर से गुजरती है तो वो उसको दोबारा रिएक्ट करता है विद ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम कैटलिस्ट, उसको दोबारा बर्न करके कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड अगर एज इट इज एयर में रिलीज हो जाए तो वो टॉक्सिक है, पॉइजनस है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो टॉक्सिक नहीं है या पॉइजनस नहीं है। सिमिलरली एयर के अंदर उस जो एग्जॉस्ट फ्यूम्स इंजन से रिलीज होते हैं उनमें नाइट्रिक ऑक्साइड होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी होती है, ये उसमें प्रेजेंट होती है। तो जब ये इंजन से उस कैटालिटिक कन्वर्टर से पास होती हैं ये गैसेस, तो इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम कैटलिस्ट ये दोनों दोबारा एक दूसरे के साथ रिएक्ट करती हैं और ये नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती। तो ये दोनों गैसेस टॉक्सिक थी, पोल्यूटेंट थी, नाइट्रिक ऑक्साइड भी और कार्बन मोनोऑक्साइड भी। लेकिन कैटालिटिक कन्वर्टर ने इनको नाइट्रोजन में और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया, जो कि नेचुरल कंपोनेंट है हमारे एनवायरनमेंट के और वो टॉक्सिक नहीं है या पोल्यूटेंट नहीं है। तो इस तरह से ये जो कैटालिटिक कन्वर्टर होता है ये इंजन से रिलीज होने वाली इन टॉक्सिक गैसेस को रिलेटिवली लेस टॉक्सिक या नॉन टॉक्सिक गैसेस में कन्वर्ट कर देता है, जिससे वो जो एयर पोल्यूशन कॉज होती है ट्रांसपोर्टेशन से वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अल्लाह हाफिज।